लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश के कोने कोने से अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। तो अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन सभी एफआईआर को रद्द करने और निरस्त करने की मांग की, लेकिन आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी और उन्हें झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब की इस मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन फिलहाल उनको फौरी राहत जरूर दे दी गई है और उनकी गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते तक रोक लगाया गया है और उनके पर जो एफआईआर हुआ है 3 हफ्ते के बाद उस पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे अर्नब की याचिका पर सुनवाई होती है। अर्नब की ओर से वकील मुकुल रोहतगी पेश होते हैं, तो वहीं जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की 2 सदस्यों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही होती है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कांग्रेस के कपिल सिब्बल मौजूद होते हैं और दोनों में जिरह होती है, दलील पेश की जाती है और इस पे जो मामला निकल के आता है वो बस कि 3 हफ्ते तक अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत दी गई है और अर्नब को ये कहा गया है कि वो चाहे तो अग्रिम जमानत ले सकते हैं, लेकिन 3 हफ्ते के बाद दिलचस्प मोड़ लेगा कि आखिर अर्नब गोस्वामी जेल जाएंगे या उन पर क्या कार्रवाई होता है। और उनकी जो मांग थी कि वो जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, लेकिन उसकी मांग को DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने ठुकरा दिया है। अब पूरा मामला बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। अर्नब पर आरोप है कि उन्होंने अपने टीवी शो पर पालघर मॉब लिंचिंग केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कथित तौर पर छवि बिगाड़ने वाली टिप्पणी की। इसी को लेकर उनके खिलाफ 5 राज्यों में मामला दर्ज हो चुका है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, इन जैसे राज्यों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ हुए दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और M शाह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। अर्नब के बचाव में उतरे वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट को उनके खिलाफ बलपूर्वक उठाए कदमों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। रोहतगी ने बेंच को बताया कि अर्नब ने अपने शो में पालघर मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया था। वह सिर्फ इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्नब के खिलाफ मामले सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराए हैं और यह सिर्फ कांग्रेस प्रमुख की छवि खराब करने से जुड़े आरोप हैं। इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शो का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या यही बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी इसी को कहते हैं। सिब्बल ने कहा कि इस तरह के बयान देकर आप सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो आप इसे रद्द क्यों करवाना चाहते हैं? जांच होने दीजिए, इसमें परेशानी क्या है? आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में ये कहा था कि 80% हिंदू है इस देश में और मॉब लिंचिंग होती है साधु और संतों की। अगर किसी मुसलमान और पादरी की होती तो सोचिए किस तरीके से सोनिया गांधी छाती पीट रही होती, और अभी चुप हैं और हत्या करवा दिया। इस तरीके से उन्होंने बातें की थी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है और ये कह रही है कि अर्नब पे जो हमला हुआ है और जो कांग्रेस पार्टी आलोचना कर रही है ये निंदनीय है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 1975 में जो इमरजेंसी लागू हुआ था, जिस प्रकार पत्रकारों को दबाया गया था और प्रेस की आज़ादी को छीन ले गए थे, ठीक उसी तरह से इसे दोहराने की कोशिश और साजिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में 3 पत्रकारों पर जो आतंकवादियों पर मुकदमा दर्ज होता है, जो मामले लगाए जाते हैं, UAPA के तहत मामला दर्ज किया जाता है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों कर रही है और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां एक महिला पर जो 22 साल की उम्र में भारत आई थी और 52 साल से इस देश में रह रही है, उसने अपने पति को खो दिया, अपनी सास को खो दिया और सब कुछ इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया, उस पर जब ये बातें होती है और मर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करती है, बजाय इसके कि अर्नब का मुखालफत करना चाहिए, उसको निंदनीय घटना को इसकी निंदा करनी चाहिए और अर्नब को फटकार लगानी चाहिए और इस समय राजनीति में एक साथ खड़े होने के संकेत देना चाहिए। तो भाई भारतीय जनता पार्टी इस पर भी राजनीति कर रही है और अर्नब के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तो ये एक राजनीति के लिए सही और ठीक नहीं है। अब जो कश्मीर में मामले दर्ज हुए हैं 3 पत्रकारों पर UAPA के अंतर्गत मामला दर्ज किया है, पूरी कहानी बताते हैं कि क्या कहानी है।
कश्मीर की 26 साल की फोटोग्राफर मशरत जहरा पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फ्रीलांसर फोटोग्राफर के तौर पर मशरत कश्मीर में भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कई संस्थानों के लिए काम कर चुकी हैं। अपने 4 साल के करियर में मशरत ज़्यादातर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों से जुड़ी मामलों पर रिपोर्ट करती रही हैं। मशरत कहती हैं कि फोटोग्राफी मेरी पहचान है। मैं ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हूं और ना ही किसी सामाजिक संगठन से। आज हालात ये हैं कि कश्मीर में जो भी पेशेवर तरीके से काम करता है उसे ये आतंकवादी समझते हैं, पर ये हमारे हौसले को कभी डिगा नहीं सकते। मैं एक पत्रकार हूं और यही मेरी पहचान है। ये मशरत का कहना है, जिनके ऊपर UAPA के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। भाई एक और पत्रकार हैं गौहर गिलानी, जिन पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, वो भी UAPA के अंतर्गत। गिलानी पर सोशल मीडिया पर लिखी उनके पोस्ट को लेकर UAPA के तहत मामला दर्ज किया जाता है। गिलानी पर आरोप है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारत की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से प्रेरित है। पुलिस ने आरोप लगाया है गिलानी की गैर कानूनी गतिविधियों और कश्मीर में आतंकवाद का महिमा मंडन करने की वजह से प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इस पर गिलानी कहते हैं, वे कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ जो भी प्रशासन और सरकार से सवाल पूछता है तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। एक पत्रकार लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? ये हमला मुझ पर या मशरत पर नहीं बल्कि पूरी पत्रकारिता पर हमला है। तीसरे पत्रकार हैं एक जो द हिंदू के श्रीनगर के संवाददाता है, रिपोर्टर है। पीरजादा आशिक के खिलाफ भी UAPA के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पीरजादा को लेकर पुलिस का दावा है कि उसे 16 अप्रैल को सूचना मिली कि शोपिया एनकाउंटर उसके बाद के घटनाक्रम पर पीरजादा आशिक नाम के पत्रकार ने द हिंदू अखबार में फेक न्यूज़ प्रकाशित किया जा रहा था। FIR में पुलिस ने दावा किया है कि न्यूज़ में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस खबर से लोगों को मन में डर बैठ सकता है। यह भी कहा गया है कि खबर में पत्रकार ने जिला के अधिकारियों से इसकी पुष्टि नहीं कराई। इस पर पीरजादा आशिक का कहना है, उन्होंने शोपिया के परिवार के इंटरव्यू के आधार पर खबर बनाई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि शोपिया के DC के आधिकारिक बयान के लिए SMS, WhatsApp और ट्विटर से संपर्क किया। उन्होंने हैरानी जताई कि उस खबर को फेक न्यूज़ करार दिया जा रहा है। यही नहीं, आशिक कहते हैं इस FIR में ना तो इनका और ना ही अखबार के नाम का कोई जिक्र है। ये तो थी जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों की कहानी, लेकिन अब हम आपको बशीर बद्र साहब का एक शेर सुनाते हैं। दुश्मनी जम कर करो पर इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि जब हम कभी दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। ये बशीर बद्र जो बड़े शायर थे, उन्होंने ये कहा था, ये बातें कही थी। आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, ये क्यों ये शेर सुना रहा हूँ, इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे यहाँ जो राजनीति होती है, यहाँ तथ्यों पर और मुद्दों पर लड़ी जाती है। हम एक दूसरे से राजनीतिक रूप से डिफरेंस रख सकते हैं और राजनीतिक विचारधारा से अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का मान सम्मान करना कभी नहीं भूल सकते और एक दूसरे के खिलाफ वो मर्यादित टिप्पणी और भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। याद होगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सत्ता आएगा जाएगा, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश सर्वोपरि है, देश रहना चाहिए। और हमारे देश की खूबसूरती और जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हम सब एक साथ मिल कर देश के लिए काम करते हैं। लेकिन कल जो ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया वो बड़ा ही शर्मनाक, देश के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक पार्टी के मुखिया, एक पार्टी के नेता के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए इतनी अमर्यादित और अशोभनीय और अश्लीलता भरा शब्द जो मैं यूज भी नहीं करता, इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, वो ट्रेंड कराया गया। वो कौन थे? क्या हमारे प्रधानमंत्री इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हमारे बीजेपी के जो नेता हैं वो इस चीज़ से सहमत रखते हैं? आपको बताते हैं कि कल ट्विटर पे ये ट्रेंड कराया गया, #RA यानी राहुल RAGAK, राहुल गांधी के और MKB। अब सोचिए इसका मीनिंग लगाइए, इसका मीनिंग निकालिए कि कितना घटिया और कितना बाहियात और कितनी अश्लीलता है। और ये ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया और इसको 35,000 लोगों ने ट्वीट किया और ये नंबर 2 नंबर 3 पे ट्रेंड करता रहा। आप सोच सकते हैं कि गांधी नेहरू परिवार जिसने देश के लिए कुर्बानी दी और जिसका पति सोनिया गांधी, जिसका पति इस देश का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जिसकी सास इस देश की प्राइम मिनिस्टर रही हो और देश के लिए कुर्बान हुई हो, उसके के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या हम इतना राजनीति में नीचे गिर जाएंगे?
क्या ये नहीं होना चाहिए? हमारे ट्विटर जो हिंदुस्तान में ट्विटर की कंपनी है जो ट्विटर को इन सभी अकाउंट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए और इसको लेकर करके आवाज़ नहीं उठना चाहिए कि इतना हम राजनीति में अमर्यादित हो जाएंगे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे किसी एक नेता के लिए, जिस पार्टी ने कांग्रेस जो देश की आज़ादी में अहम भूमिका जिसकी रही और 60 सालों तक जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया है और देश की प्रगति और तरक्की में जिस पार्टी का एक अहम योगदान और रोल रहा है, उस पार्टी की नेता और नेत्री के ऊपर और राष्ट्रीय अध्यक्षा और जिसके नेता रह राहुल गांधी रह चुके हैं, उन पर इतनी अशोभनीय टिप्पणी, क्या ये हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में बर्दाश्त करने के लायक है? ये चीज़ हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये कौन सी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं? अब हम सबको ये सोचना होगा और देखना होगा। देखिए इन सभी ट्वीटों को, और मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ, मैं पढ़ करके कुछ भी नहीं बता सकता, इतनी अश्लीलता है इस ट्वीट में। एक नेता के खिलाफ, एक पार्टी के अध्यक्षा के खिलाफ इस तरह की बातें बोली गई कि मैं पढ़ करके नहीं सुना सकता, आपको सिर्फ तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि कितनी वाहियात चीज़ें दिखाई गई है। हमारे नेता एक दूसरे से मिलते हैं और जम करके मिलते हैं और राजनीति मुद्दों पर होती है, मुद्दों पर मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप भी सोचिए और आप भी देखिए कि क्या ये हमारे देश की लोकतंत्र की ढांचा को खराब नहीं कर रहा है? ये नीचे इतना राजनीति का स्तर नीचे नहीं गिराता जा रहा है? जो राजनीति में भाषा का स्तर गिरता जा रहा है उसको लेकर हर कोई हैरान और परेशान है कि हम कितने नीचे गिर चुके हैं। जब हम इतने 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम जब देश में काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, अब देश की गरीबी हो या देश में जितने पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ रही है, उतनी ही हम जहालत वाली काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम सबको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हम इतने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको धड़ल्ले से ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है। साथ में ये भी कहा जाता है कट्टर मोदी भक्त, तो कोई हिंदू कोई स्वास्तिक चिन्ह लगा करके ट्विटर पे ट्रेंड करता है। क्या यही पहचान है एक सनातन धर्म की? कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता होगा कि इस तरह से किसी जो 70 साल की महिला है उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाए, इतनी अश्लीलता भरी टिप्पणी की जाए। हमारे सभ्य समाज में और हमारे सिविलाइज्ड सोसाइटी में इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आपके राजनीतिक मतभेद ज़रूर हो सकते हैं किसी से, लेकिन गाली गलौज से नहीं, बल्कि आप उनकी मुखालफत और उनका मुकाबला उनके शब्दों से और उनके मुद्दों से कीजिए। हमारे देश की खूबसूरती तो यही रही है कि राजनीति में शब्दों का बाण चलता है एक ओर से दूसरी तरफ, लेकिन ये क्या कि मतलब कि किसी के ऊपर गाली गलौज करना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम मांग कर रहे हैं कि देश के लोगों से और ट्विटर से भी कि इस जैसे अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, ऐसे जैसे जितने भी लोग हैं इन सबको ब्लॉक किया जाए और इस सबको सस्पेंड किया जाए परमानेंटली। और इस जैसे लोगों को बढ़ावा कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए घातक होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।